गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है स्लैब, छत। स्लैब आपकी बिल्डिंग में सबसे ऊपर दिया जाता है और जैसे आप लोग फ्लोर बना रहे हो, रूफ बना रहे हो, उसके लिए भी दिया जा सकता है स्लैब। स्लैब पढ़ने के लिए आप लोग को पहली बात तो आईएस कोड होना मस्ट है। बिना आईएस कोड के स्लैब की डिज़ाइन नहीं हो पाएगी। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो सब लोग आईएस कोड रखिएगा अपने पास। तो इसका जो टाइप होता है स्लैब का, छत का, आपके कितनी तरह की स्लैब हो सकती हैं। पहला है आपका एक वन वे स्लैब हो सकता है, एक टू वे होता है, एक फ्लैट स्लैब होता है, और भी होते हैं, कॉन्टीन्यूअस भी होता है, कैंटिलीवर भी होता है। तो आप लोग को मेन यही तीन हैं और आज हम लोग वन वे के बारे में पढ़ेंगे। वन वे क्या होता है? वन वे का मतलब जैसे आपकी स्लैब है उसमें क्या है, एल इसकी लेंथ है, बी इसकी क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर 2 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, वन वे कहलाता है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर 2 से कम है तो वो कहलाता है टू वे स्लैब। अब इसमें क्या होता है कि जब लेंथ आपकी ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, ठीक है, तो इसमें शॉर्टर वॉल्स पे ज़्यादा लोड आता है एज कम्पेयर टू लॉन्गर वॉल। लॉन्गर वॉल पे मतलब इन इसमें नियरली 95% लोड जो होता है वो शॉर्टर वॉल ही बियर करती है। और इसमें टू वे स्लैब में जब दोनों का रेशियो 2 से कम है तो दोनों का लगभग पार्शली लॉन्गर वॉल ज़्यादा लेती है लोड, और शॉर्टर वॉल भी लोड उसी अकॉर्डिंग लगता है, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। और बात आती है फ्लैट स्लैब की। फ्लैट स्लैब ऐसा होता है जैसे आप लोग पेट्रोल टंकी वगैरह देखे होंगे, उसका जो रूफ होता है उसमें बीम नहीं दी जाती, केवल कॉलम लगा के उसके ऊपर स्लैब बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके स्लैब होंगे आपके क्वेश्चन उसमें सिलेबस में, तो उसको पढ़ना है आपको आज। तो आते हैं मेन इसके डिज़ाइन पे। तो ये डिज़ाइन स्टेप आपको कोड से ही लिया है हमने, और इसको भी आप लोग देखिएगा, कोड साथ में रखेंगे। तो क्या है, पहला स्टेप क्या है कि आप लोग को बियरिंग एज्यूम करना है। बियरिंग का मतलब क्या होता है? बियरिंग आपकी होती है, कह सकते हो बियरिंग को, दीवार की थिकनेस। जो आपकी वाल है, जिस वाल पे आपका स्लैब पड़ना है, उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, वो हम लोग मान के चलते हैं कि 100 mm से लेकर 150 mm, इन दोनों के बीच में वेरी कर सकती है। आप इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो बियरिंग के लिए। अब इसके बाद आता है थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब आपका स्टेप 2 है। थिकनेस का मतलब उसकी डेप्थ कितनी है, स्लैब जो बना रहे हो आप उसकी डेप्थ कितनी है, वो कितना उसका डेप्थ है। और अब इसके बाद आता है उसका फार्मूला क्या है, इफेक्टिव स्पैन अपॉन 7,20,26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो यहाँ इफेक्टिव स्पैन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो बियरिंग आई है उसको क्लियर स्पैन और प्लस बियरिंग, क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग, बियरिंग इससे पहले निकालेंगे, उससे इफेक्टिव स्पैन आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। और इफेक्टिव कवर आप लोग को मालूम होता, पहले ही पढ़े होंगे, क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार बाई 2 होता है। अब ये क्लास 23.2.1 ये कहता है क्या कि स्पैन अगर आपका 10 मीटर से छोटा है, स्पैन लेस देन 10 मीटर है, तो क्या होता है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो जो होता है वो कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, कॉन्टिन्यूअल के लिए क्या होता है 26 होता है। और क्या है इसमें, अब अगर 10 मीटर से ज़्यादा है स्पैन आपका, तो ये जो वैल्यू है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 अपॉन स्पैन। 10 अपॉन स्पैन से हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कैंटिलीवर। कैंटिलीवर छोड़ दो, कैंटिलीवर में हम लोग कुछ और करते हैं। तो आगे आते हैं। हाँ, अब उसमें एक चीज़ और बची थी, क्या बचा था, मॉडिफिकेशन फैक्टर। यहाँ देखिए सारी चीज़ें को मालूम होगी, इफेक्टिव स्पैन मालूम चला, इफेक्टिव कवर मालूम चला है, और मॉडिफिकेशन फैक्टर बचा है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉडिफिकेशन फैक्टर पेज नंबर 38 पे एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ की हेल्प से
हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर अपना निकालते हैं। हाँ, ये है आपका IS कोड। इस पे क्या हुआ है कि ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग अपना मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ज़रूरत किस चीज़ की होती है, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट, मतलब स्टील का कितना परसेंटेज आपके पूरे स्लैब में यूज हुआ है, उसको हम लोग कभी कभी एज्यूम भी करना पड़ता है, तो 0.3 मिनिमम किया जाता है। तो ये होगा कि आपका परसेंटेज अगर मालूम चल गया है तो उसको आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग वैल्यू दी गई है इसकी। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू की हेल्प से हम लोग ये मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाल लेंगे। तो जो भी मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प से अपना डेप्थ ऑफ स्लैब निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से डेप्थ ऑफ स्लैब निकाल सकते हैं। तो यही लिखा गया है, मॉडिफिकेशन फैक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय परसेंटेज ऑफ स्टील विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगला स्टेप आता है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ये भी आपको पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है, या इसको आप बीम में भी पढ़े होंगे कि सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है, ये इसमें दो कंडीशन होती है, जो चीज़ कम होती है उसी को लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बियरिंग। तो क्या है, अगर बियरिंग का मतलब हो गया वॉल, आपकी दीवार जो है उसके सेंटर से, एक दीवार के सेंटर से दूसरी दीवार के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई है। और दूसरा क्या है, क्लियर स्पैन जो दिया है, अगर उसमें इफेक्टिव डेप्थ से जोड़ा जाए, अगर जोड़ दिया जाए दोनों को, दोनों वैल्यू में से जो चीज़ छोटी होगी उसी चीज़ को हम लोग कंसीडर करेंगे। और अगर ये तो सिंपली सपोर्टेड की बात होगी, कैंटिलीवर में क्या होता है, लेंथ, उसकी टोटल जो लेंथ है या स्पैन लेंथ कह सकते हो, प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2। इफेक्टिव डेप्थ जितनी भी आई है उतना अपॉन 2 होता है कैंटिलीवर के लिए। तो आगे क्या होता है कि ये इफेक्टिव क्या हुआ, स्पैन हो गया ये, और उसके बाद आता है लोड। लोड स्टेप 4, ये लोड भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इधर क्वेश्चन कह रहे हैं कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 32 पे। तो क्या है इसमें कि पहले आप लोग कंसीडर करते हो डेड लोड को। डेड लोड क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर है आपका आरसीसी का यूज हुआ है उसका सेल्फ खुद का भार कितना है, सेल्फ वेट कितना है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना उसका एरिया है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेड लोड आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शन उसका कितना है, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू विड्थ ऑफ स्लैब। हाँ, एक चीज़ और कि इसमें विड्थ ऑफ स्लैब आपको हमेशा 1 मीटर ही लेनी है, इन एनी केस आपको हमेशा लेना है आपको 1 मीटर ही। अब इसके बाद इनटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी, आप लोग जान रहे हो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ ठीक है, ये आपकी डेंसिटी हो गई। ये स्लैब आपको 1 मीटर हमेशा लेनी है, और टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, तो यहाँ मीटर में चीज़ें हैं तो इसको भी मीटर में ही रखिएगा आप। तो इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग लोड क्या होता है, फ्लोर फिनिशिंग आपका हो गया कि जैसे टाइल्स लगी है या प्लास्टर हुआ है फर्श फ्लोर पे, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहले हमें मालूम रहेगा कि हमारा कितना एम थिकनेस का क्या हुआ है, प्लास्टरिंग हुआ है, कितना एम थिकनेस की टाइल्स लगी है। तो ये चीज़ें अगर मालूम रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग विड्थ को हम लोग हमेशा 1 मीटर लेके चलेंगे। और इसकी डेंसिटी आपकी प्लेन कंक्रीट के इक्वल्स रखा जाता है, वो कितनी होती है, 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 2 लोड हो गए आपके, पहला डेड लोड, दूसरा है फ्लोर फिनिशिंग लोड। तीसरा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है लाइव लोड, जो उस पर लाइव लोड आता है, लाइव लोड जो भी आता है उस पर वो दिया रहता है आपको क्वेश्चन में। अब टोटल लोड का मतलब ABC जो भी तीनों हैं इनको ऐड करेंगे टोटल लोड W हो जाएगा। तो उसके बाद इसको फैक्टर बदलेंगे, क्योंकि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.5 से फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करके, तो ये फैक्टर टोटल लोड आ जाएगा 1.5 इंटू टोटल लोड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लोड कैलकुलेशन कर लेंगे। लोड के बाद क्या करते हैं, स्टेप 5 आता है। स्टेप 5 में क्या करते हैं, फैक्टर मूवमेंट निकालते हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हो ये वेयरिंग लोड लग रहा है। तो वेयरिंग लोड में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड है तो उसका मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, WL²/8 होता है। तो W मतलब ये फैक्टर्ड लोड हो गया, L आपका इफेक्टिव स्पैन हो गया अपॉन 8। ठीक है, L आपका इफेक्टिव स्पैन है।
तो इसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हम स्टेप सेकंड में निकाले थे क्या, स्टेप सेकंड में क्या निकाले थे, इफेक्टिव डेप्थ निकाले थे। ठीक है, स्टेप सेकंड में भी तो वही निकाले थे। ये देखिए, थिकनेस ऑफ स्लैब का मतलब क्या हुआ, उसकी स्लैब की डेप्थ कितनी है, स्लैब की डेप्थ ही तो उसकी थिकनेस होती है। और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ निकालेंगे स्टेप 6 में, उसको चेक करेंगे कि हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है हमारी वो सही है या नहीं सही है। उसी को चेक करने के लिए ये स्टेप किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो फैक्टर मूवमेंट आया है उसको हम लोग एमयू लिमिटिंग के इक्वल कर देते हैं। एमयू लिमिटिंग 415 के लिए ये होता है, और इसकी स्टील का ग्रेड अगर 250 है तो उसके लिए ये वैल्यू होती है। अब यहाँ क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो यहाँ तक तो हमारा मूवमेंट आया ही था। मूवमेंट को इसको इक्वेट किए तो एफ सी के की वैल्यू मालूम रहती है, बी आपका 1 मीटर होता ही है, तो डी आपका आ जाएगा। ठीक है, डी आपका आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये लिखा भी है यहाँ, विड्थ ऑफ स्लैब इज टेकन एज 1 मीटर ऑलवेज। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, द वैल्यू ऑफ डी इज़ वेरी स्मॉल देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज फ्रॉम डिफ्लेक्शन इज कंसिडर। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से जो डी आती है, इस इफेक्टिव डेप्थ आती है, इफेक्टिव डेप्थ जो भी आता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू आप लोग स्टेप 2 में जो इफेक्टिव डेप्थ निकाले हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ये हमारा क्या है, ये आपकी एक्चुअल उधर था स्टेप 2 में, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड, ये कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। तो हम लोग उसको उससे ज़्यादा के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग स्टेप 2 में जो भी आया है उसको कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगला आता है स्टेप 7। स्टेप 7 क्या होता है आपका, एरिया ऑफ स्टील, AST निकालना है आपको। AST के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलता है, उसका ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, MU मालूम है आपको, FCK मालूम है, B मालूम है, D आप लोग क्या करेंगे इस स्टेप से, इस स्टेप में वैल्यू छोटी आती है तो हम लोग का स्टेप 2 में जो आया है उसको लेंगे यहाँ अपॉन FY अपॉन FCK। ठीक है, और अगर ये आ गया है तो उसके बाद AST का सिंपल फार्मूला होता है PT इंटू बी इंटू डी अपॉन 100। ठीक है, ये AST निकालने का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ स्टील आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, जो इस स्लैब में स्टील यूज हुआ है उसका आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर रिज्यूम करेंगे अपने आप से डायमीटर रिज्यूम करेंगे। डायमीटर कितना कितना करते हैं उसको देख लीजिए यहाँ। डायमीटर हमारा अगर ग्रेड FE 415 है तो उसके लिए 8 mm से 10 mm लेते हैं। अगर FE 250 है तो उसके लिए 10 से 12 mm लेते हैं। ठीक है, और डायमीटर जो होता है आपका बार का, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल डेप्थ अपॉन 8 से। टोटल स्लैब की थिकनेस अपॉन 8 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है, इस क्लॉज में लिखा हुआ है कि ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायमीटर ऑफ बार्स की बात हो गई। ठीक है, अब हम मान लिए कि हमारा कोई भी मान लो 415 हो गया या 250 कोई भी यूज हुआ है, तो आप एक उसमें एक एज्यूम कर लेंगे, कोई डाया एज्यूम करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है स्पेसिंग का, जो आप डाया एज्यूम किए हो उसका एक बार का एरिया ठीक है, इंटू बी अपॉन AST। ठीक है, एक बार का एरिया इंटू बी अपॉन AST। तो यहाँ क्या है, अब उसकी स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग यही होता है कि जो स्लैब बन रही है उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे स्टील प्रोवाइड किए जाते हैं, काफ़ी सारी स्टील रहते हैं उसमें। तो एक स्टील बार से दूसरा स्टील बार कितना डिस्टेंस पे है उसी को हम लोग स्पेसिंग कहते हैं। उसके सेंटर से सेंटर बीच की डिस्टेंस को, एक स्टील के सेंटर से दूसरे स्टील के सेंटर के डिस्टेंस को स्पेसिंग कहते हैं। और वो कितना होना चाहिए, ये अभी मेन रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। मेन और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर दो होता है, बताएंगे उसको। क्योंकि क्या होता है कि स्टील आपका इस तरह रहता है स्लैब में, एक नीचे क्या रहती है, स्टील रहती है, एक आपकी ऊपर स्टील बार रहती है।
तो ऊपर वाले को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, नीचे वाले को मेन बार कहते हैं। तो मेन बार की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 3D और 300 mm। ठीक है, 3D आप स्पेसिंग निकालेंगे फार्मूले से, उसका एक बार का एरिया इंटू बी अपॉन AST। ठीक है, इससे हम लोग का स्पेसिंग आएगा, वो स्पेसिंग 3 इंटू डी और 300 mm, तीनों में से जो वैल्यू आपकी कम होगी वही लिया जाएगा। और मिनिमम स्पेसिंग आपका कितना होना चाहिए, 75 mm से कम नहीं होने चाहिए स्पेसिंग, मतलब एक स्टील के सेंटर से दूसरे स्टील के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार, स्टेप कौन सा है, 8th स्टेप 8th है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, जैसे ये है आपका, ये क्या हुआ है, यहाँ जो नीचे बार, नीचे जो आप लोग देखे होंगे कि स्टील बार भी क्या बताएंगे अभी फिगर वगैरह से बना के। अभी क्या है कि जो आपका जो भी स्लैब है उसमें जो स्टील बार दिया जाता है वो आपका क्या होता है कि एक स्टील बार आपका मेन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेन का मतलब क्या हो गया, जो स्टील बार आपके नीचे हैं उसको हम लोग मेन रेनफोर्समेंट कहते हैं। जो स्टील बार आपके क्या हैं, मेन के ऊपर हों और दोनों के बीच के क्या हो एंगल 90 डिग्री बने, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, FE 415 के लिए 0.12 इंटू बी इंटू डी, टोटल क्रॉस सेक्शन का 0.12%, और FE अगर 250 है तो टोटल क्रॉस सेक्शन का 0.15%। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम लोग का डाया कितना होना चाहिए, क्योंकि वो भी स्टील ही है, उसका भी डाया होगा कुछ ना कुछ। तो FE 415 के लिए 8 mm होता है और FE 250 के लिए 6 से 8 mm होता है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग की स्पेसिंग, क्योंकि ये भी बार जो आपका मेन बार के पैरेलल जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ स्पेसिंग होता है। वो कितना होता है, 5D और 300 mm, इनसे क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, चेक फॉर सीयर, स्टेप आपका 9। सीयर क्या होता है, इसमें सीयर उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना बीम में इफ़ेक्ट करता है सीयर, और यहाँ सीयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि अब आपके उसमें दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है, अभी नॉमिनल सीयर स्ट्रेस आपका टाउ बी जो होता है V/BD। ठीक है, ये आपको यहाँ भी दिया है क्लास 40.1 में। तो यहाँ क्या है, VU क्या है, सीयर फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सीयर फोर्स WUL/2। ठीक है, सीयर फोर्स आपका यही हो गया। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² होता है, पहले देखे थे हम लोग। बी क्या होता है, बिड्थ आपका 1 मीटर हमेशा होगा। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ भी आप निकाले हो। इसके बाद टाउ बी निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं टाउ सी को हम लोग निकालते हैं, एक टेबल दिया हुआ है इस क्लॉज में एक टेबल दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ स्टील, इससे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील आप एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए कैलकुलेट किए होंगे, उसकी हेल्प से हम लोग टाउ सी निकालते हैं। उसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, तो अभी हम लोग उसको निकालना भी सिखाएंगे आपको। फिर सेफ डिजाइन के लिए टाउ बी की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए K इंटू टाउ सी से। यहाँ K एक फैक्टर है, उसको भी निकालना पड़ेगा आपको। तो K टाउ बी की जो वैल्यू है, ये टाउ बी आपका ये है, उसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। ये जो आप टाउ सी निकालेंगे और K निकालो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी देखते हैं आगे। अगला क्या है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ये है आपका फार्मूला डेवलपमेंट लेंथ का 0.87 FY phi/4 टाउ BD। ठीक है, तो यहाँ फाई क्या है, डायमीटर ऑफ मेन बार, जो बार आपका नीचे प्रोवाइड किया गया उसको हम लोग मेन बार कहते हैं। और टाउ BD क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए M1/V + L0 से। ठीक है, और अगर आपका बीम कह रहे
स्लैब आपका सिंपली सपोर्टेड है, स्लैब सिंपली सपोर्टेड है तो उसकी वैल्यू 30% बढ़ा दी जाती है, ये कोड कहता है इस क्लॉज से, क्लॉज 26.2.3.3, ठीक है। ये कहता है कि इसकी 30%, इसकी वैल्यू 30% बढ़ा दी जाएगी तो ये 1.3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए यही होता है। अब एल नॉट क्या है, इसमें एंकरेज लेंथ है जिसकी वैल्यू क्या होती है 12 फाई, फाई मेन का मतलब मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया, 12 इंटू फाई और डी दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा होती है वही एल नॉट की वैल्यू हो जाती है। इसमें M1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आप लोग सब लोग जानते हो, इस फार्मूले से परिचित हो। और WU क्या है, VU क्या है, शियर फोर्स, शियर फोर्स अभी हम लोग क्या है कहाँ निकाले थे, इसमें निकाले थे ये शियर फोर्स, ठीक है। शियर फोर्स आ गया। अब यहाँ तक की आपकी डिज़ाइन है, स्टेप 10 स्टेप हैं डिज़ाइन के, इसी 10 स्टेप पे आपको काम करना है। अगर यही स्टेप समझ में आ गया तो स्लैब का कोई क्वेश्चन आपसे रुकेगा नहीं। और नीचे एक लाइन और भी लिखी है, उसको भी देख लीजिए। द कवर सेल नॉट लेस देन 15 mm और डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। इन दोनों से क्या होना चाहिए, स्लैब कम नहीं हो, वो स्लैब करें कवर, कवर आपकी क्या होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतना ही कवर आपका, इससे ज़्यादा ही रहना चाहिए कवर हमेशा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं इस पर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इसका कर लीजिए क्योंकि स्लैब के क्वेश्चन ही आपके AKTU के एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं, कंपटीशन में भी आता है स्लैब का क्वेश्चन। ये जो आपने अभी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिलहाल आज क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब सपोर्टिंग ऑन ए मैसोनरी वॉल ऑफ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। इसमें कवर दिया है इतना, क्लियर स्पैन दिया है 3 मीटर और लाइव लोड दिया है 4000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यूज M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील, ठीक। ये सारी चीज़ें यूज करना है। तो आप लोग का पहला स्टेप क्या है, बियरिंग। तो बियरिंग आपका 100 से 150 mm के बीच में लेना था, हमने 120 ले लिया है। स्टेप 2 क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब निकालना है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब निकालने के लिए आपको कई सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए हम लोग का इफेक्टिव स्पैन चाहिए था। वो क्लियर स्पैन आपको दिया है 3 मीटर, उसमें बियरिंग जोड़ दिए हैं तो हम लोग का 3.12 मीटर आ गया है, ठीक है। इफेक्टिव कवर आपका कितना है, क्लियर कवर आपको 15 mm दिया है, तो उसमें डायमीटर ऑफ बार बटे 2, डायमीटर ऑफ बार हमने कितना लिया 8 mm लिया, तो 8 बटे 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये इतना हो गया। तो 8 mm का डायमीटर रिज्यूम किया, 0.3% ऑफ स्टील हमने मान लिया है क्योंकि हमें निकालना है मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर आपका टेबल से आ गया है, कितना आएगा 1.4। इस टेबल से, इस टेबल की हेल्प से हम लोग का क्या निकलेगा मॉडिफिकेशन फैक्टर, क्योंकि ये क्या है 0.4 है ये, और ये क्या है 0 है, तो 0.3 आपका यहाँ कहीं होगा। और हम लोग का क्या है, हम लोग का 415 ग्रेड का है, तो ये सेकंड वाला नीचे से सेकंड वाला डायग्राम है, तो ये अगर क्लैश करेगा तो आपका कहाँ करेगा, ये कट करेगा तो ये 1.4 पे करेगा यहाँ कहीं पे, तो ये 1.4 आपकी वैल्यू होगी। तो यही निकालना रहता है इसमें, इसी की हेल्प से हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। थिकनेस ऑफ स्लैब अगर निकालना है तो इफ़ेक्टिव स्पैन जो आप निकाले हो ये, और ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात हो रही है, तो हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो कितना होता है 20 होता है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 है और क्लियर इफेक्टिव कवर कितना है 19 है, तो इसमें जोड़ देंगे तो कैपिटल डी आ जाएगा। टोटल थिकनेस कितनी है, स्लैब कितनी मोटी है आपकी, ठीक है, स्लैब आपकी कितनी मोटी है, तो ये कितना दिया 131 दिया है, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, उसको बढ़ाना ही है, घटाइएगा मत कभी। तो 131 से आप 35 कर सकते हो, 40 कर सकते हो। तो डी आपका कितना हो गया, डी आपका कितना हो गया। अब ओवरऑल जो इसकी थिकनेस है उसमें से हम लोग की इफेक्टिव कवर माइनस करेंगे, तो इफेक्टिव कवर आपकी कितनी दी गई है, तो यहाँ से हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो 116 mm, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल डेप्थ हो गई, उसमें हमने इफेक्टिव कवर माइनस किया तो 116 mm ये आ गया आपका डी।
स्टेप 3 आता है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है? इफेक्टिव से मतलब सेंटर ऑफ बियरिंग। सेंटर ऑफ बियरिंग हम लोग निकाले हैं, सेंटर ऑफ बियरिंग ये है। उस अगर क्लियर स्पैन में हम लोग बियरिंग जोड़ देंगे तो ये क्या होता है? सेंटर ऑफ बियरिंग। दीवार के सेंटर से दूसरे दीवार के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग सेंटर ऑफ बियरिंग कहते हैं, वो इतना होगा। और दूसरा ऑप्शन में क्या था? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ आपकी इतनी आई है, एमएम में है तो हम लोग उसको मीटर में रखें क्योंकि ये चीज़ मीटर में है। तो इन दोनों में जो चीज़ लेस होती है तो लेस कौन सी हो जाएगी? ये वाली लेस होगी, ठीक है। ये वाली लेस होगी तो हमारा इफेक्टिव स्पैन जो हो जाएगा 3.116 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद लोड का कैलकुलेशन होता है क्योंकि स्टेप 4 आपका लोड होता है। लोड की बात करते हैं तो पहला आता है आपका डेड लोड। डेड लोड क्या होता है? जो इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? अब आपको कैपिटल डी मालूम चल गया है, 135 mm है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ डेंसिटी आपकी मीटर में है। एक आपका क्या है? बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर होती है, विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। 1 मीटर की स्ट्रिप के लिए हम लोग हमेशा डिजाइन करते हैं, तो इसकी डेंसिटी आरसीसी की इतनी होती है, ठीक है। इससे हमारा जो लोड आएगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, ठीक। फ्लोर फिनिशिंग हम मान रहे हैं 20 mm की है क्योंकि फ्लोर फिनिशिंग हमेशा होती ही है उसमें स्लैब में, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा लेना पड़ेगा 20 mm 10 mm जो भी लेना है। तो क्या है यहाँ? अब इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 20 mm है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.020 हो जाएगा। एक आपका क्या है? विड्थ है आपका, विड्थ इंटू इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी तो इसका लोड आपका बेयरिंग लोड इतना हो जाएगा। लाइव लोड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना होगा। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 7855 न्यूटन पर mm² रहेगा। तो इसको हम लोग फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर लोड में आप लोग को मालूम होगा कि 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कितना हो जाएगा? 11,782.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये इतना लोड निकलने के बाद हम लोग मूवमेंट निकालते हैं, फैक्टर मूवमेंट। तो फैक्टर मूवमेंट आप लोग को मालूम है कि WL²/8 होता है। तो WU आपका इतना दिया गया है, L इफेक्टिव आप लोग निकाले हो यहाँ, इसे ये आ गया तो L²/8। तो उससे आपका क्या आ जाएगा? मूवमेंट आएगा। कौन सा मूवमेंट है ये? फैक्टर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप आता है स्टेप 6 आपका इफेक्टिव डेप्थ। उसका फार्मूला ये है, क्योंकि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है? M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। तो Fe415 है तो उसके लिए हमारी जो मूवमेंट है उसकी फार्मूला क्या हो जाएगा? 0.138 FCK BD² इक्वस टू, इस मूवमेंट के इक्वल कर देंगे इसको, ठीक है। इस मूवमेंट के इक्वल करेंगे, न्यूटन mm में है ये मूवमेंट आपका। अब यहाँ इसके FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी क्योंकि ये M20 यूज हुआ है। B की वैल्यू हमेशा 1 मीटर होती है तो इसको 1000 mm हो गया। ये D² आपको निकालना है। ये आपका मूवमेंट हो गया है। ये मीटर में दिया है तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ चीज़ें आपने क्या रखी हैं? mm में रखी हैं। तो न्यूटन mm हो जाएगा तो इसमें 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो D आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट में करके आएगा। ये D आपका 72 आएगा। D आपका 72 आ रहा है। यहाँ D कितना आया है आपका? 116 आया है। तो दोनों में क्या है? बहुत अंतर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 116 को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो भी आपका, अगर ये बहुत छोटा आ रहा है, ये बहुत छोटा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 का जो D है, डेप्थ है, उसको अडॉप्ट कर लेंगे, वही हम लोग का माना जाएगा। फिर अगला स्टेप आता है स्टेप 7 एरिया ऑफ स्टील। तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला अभी पहले लिखा गया था, उसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया है इसकी। तो चीज़ें सब मालूम ही हैं आपको। ये FY/FCK था ये, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद 0.12% क्या आया है? एरिया ऑफ स्टील आया है। तो एरिया ऑफ स्टील निकलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? नहीं, परसेंटेज ऑफ स्टील इतना आया है, एरिया ऑफ स्टील अभी निकालना है हम लोग को। तो परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू B/D/100 ये करेंगे तो हम लोग का एरिया ऑफ स्टील आएगा, ये आया है, ठीक है। अगला स्टेप क्या आता है? हाँ, अगर हमें मालूम चल गया है कि एरिया ऑफ स्टील हमारा इतना है तो हम लोग क्या करेंगे? डायमीटर एज्यूम करेंगे। एक डाया एज्यूम करेंगे कि वो कितना होता है। डायमीटर अभी आपको बताया गया पिछले में। डायमीटर आपको कितना लेना है?
देखिए डायमीटर ऑफ मेन बार कितना लेना है, 8 mm से 10 mm लेना है Fe 415 के लिए। Fe 250 के लिए 10 से 12 mm लेना है। तो आप 8 mm यहाँ लिया गया, तो आप चाहो तो 9 आता नहीं है, 10 mm ले सकते हो, ठीक है। तो प्रोवाइड 8 mm डाया ऑफ बार, ठीक है, 8 mm डाया ऑफ बार आपको प्रोवाइड करना है। तो उसकी स्पेसिंग क्या होगी, तो हमने क्या कहा था, एक बार का एरिया, एक बार का मतलब 8 mm यूज कर रहे हो तो π/4 इंटू 8 का होल स्क्वायर इंटू 1000 बी की वैल्यू है ये, अपॉन टोटल एरिया। एरिया आपका कितना आया था STB पिछले पेज पे, वो इतना आया है। तो स्पेसिंग आपकी इतनी हो जाएगी। अब स्पेसिंग को हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो 3D और 300 mm दोनों से क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 3D और 300 mm तीनों में से जो वैल्यू कम होगी वही आपका स्पेसिंग हो जाएगा। तो 134 और 348 और 300 तीनों में से सबसे कम कौन सी है, 134 है, तो हमारा 135 मान लिया गया इसको। तो प्रोवाइड 8 mm डाया बार ऑफ स्पेसिंग 135 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो मतलब एक स्टील बार दूसरे स्टील बार से कितना डिस्टेंस पे होगा, 130 mm होगा, और उसका डायमीटर कितना होगा, 8 mm होगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो एरिया हो जाएगा इस डायमीटर के लिए और इस स्पेसिंग के लिए, इस डायमीटर और स्पेसिंग के लिए एरिया क्या हो जाएगा, 372.33 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ाए हो, तो यहाँ क्या है, एरिया आया था 371.2 आया, तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा ये। तो परसेंटेज भी आपका 0.32 पहले था 3:1 हो जाएगा। अब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है खैर उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन बार का मतलब क्या है कि Fe 415 अगर यूज हो रहा है, Fe 415 अगर यूज हो रहा है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था, Fe 415 अगर यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार में 0.12% ऑफ BD, ठीक है। और 0.12% हमारा ये हो गया BD का। B की वैल्यू इतनी 1000 मीटर होती है, D की वैल्यू क्या है, 135 है आपका। तो इससे निकालेंगे तो एरिया आपकी इतनी आ जाएगी। तो इसमें भी हम लोग 8 mm का बार लगाएंगे, ठीक है, 8 mm का बार इसमें भी लगेगा। उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, स्पेसिंग फार्मूला वही है, एक बार का एरिया इंटू B अपॉन एरिया, टोटल एरिया। तो इसको भी चेक करेंगे 5D और 300 mm से। तो यहाँ क्या है कि इसकी स्पेसिंग 308 आ रही है, ये 580 है, ये 300 है। तो तीनों में से सबसे कम कौन सा है आपका, तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 300 mm। जो कम होता है वही लेते हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों में से जो कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8 mm बार ऑफ 300 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर आर प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दे दीजिए, जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, मतलब ये चीज़ जो है मेन रेनफोर्समेंट जो है, वो शॉर्टर वाल के पैरेलल रखी जाएंगी, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, ये हो गई, ये इसकी शॉर्टर वाल हो गई, तो इसके पैरेलल ये मेन रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके पैरेलल ऐसे मेन रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे दिए जाएंगे, वो क्या होंगे, ऐसे दिए जाएंगे, लॉन्गर वाल के पैरेलल। यहाँ लिखना भी है आपको, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो, कन्वेंशनल एग्ज़ाम में, तो आप इसको लिख सकते हो कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो शॉर्टर वाल के पैरेलल दिया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार का रेनफोर्समेंट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गर वाल के पैरेलल दिया जाता है इसको, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन हो गया है, इसमें हम लोग निकाल लिए कि 8 बार होना चाहिए, इसकी स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए। अब क्या करना है, चेक फॉर शियर। शियर के लिए वैसे आपका स्लैब सेफ होता है शियर के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। शियर ज़्यादातर बीम में ही आपके लिए यूजफुल रहता है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं क्या है। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपको मालूम, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का ये फार्मूला होता है VU/BD। तो उसके लिए VU निकालना, VU क्या होता है, WU इंटू क्लियर स्पैन बाई 2। यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ इफेक्टिव स्पैन नहीं लेना है आपको, जब शियर फोर्स निकाल रहे हो आप तो इफेक्टिव स्पैन नहीं लेंगे, ठीक है। जब शियर फोर्स निकाल रहे हैं इफेक्टिव स्पैन तब नहीं लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि जब क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है,
इस पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक। यूडीएल का रेट मान लो डब्लू है, तो इस टोटल स्पैन एल है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक पर कितना हो जाएगा, WL/2 हो जाएगा। इस पर भी क्या हो जाएगा, WL/2, वही तो है ये, W×L/2, ठीक। तो W इससे निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकलेगा ये, शियर फोर्स आ गया। शियर फोर्स के बाद क्या होगा, टाउ बी निकालना है, टाउ बी निकाल लीजिए यहाँ से। टाउ बी आपका वी बी और दिया है, डी भी मालूम है, तो 0.15 न्यूटन पर mm² हो जाएगा ये। अब उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टील एट द सपोर्ट, इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील एट द सपोर्ट हम लोग इसको मान के चलते हैं कि इसमें कर्टेलमेंट होता है, कुछ काट छाँट होती है स्टील बार में कुछ, क्योंकि सारे स्टील बार्स को हम लोग क्या करते हैं, स्लैब वगैरह में आप लोग देखे होंगे, उसको 45 डिग्री पे बेंड करके फिर उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेट कर दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर सपोर्ट्स पर स्टील बार क्या होते हैं, वो 50% आपके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसका देखा जाए तो यहाँ सेंटर्स पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का ये सर 50% जो इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम उसी के लिए निकालेंगे कि शियर फोर्स आपका कहाँ एक्ट करेगा, सपोर्ट्स पे ही करेगा। तो 0.232/2 करेंगे, तो क्योंकि हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील आया था वो कितना आया था, ये इतना आया है 0.32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.16%। अब आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल की हेल्प से, ये रही आपकी टेबल, इस टेबल की हेल्प से यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील आपका 0.16% है, ठीक है। और जो कंक्रीट का ग्रेड है वो कितना है, M20 है। तो यहाँ अब टेबल में देखिए 0.16 कहाँ आ रहा है, तो 0.15 और 0.25 के बीच में आ रहा है 0.16, ठीक है। और M20 आपका ग्रेड है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, 0.28 है, 0.36 है। तो यहाँ ये दो चीज़ हमने यहाँ लिख लिया है। तो परसेंटेज हमारा कितना आ रहा है, 0.15 और 0.25 आ रहा है, और टाउसी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 0.28 आ रही है, 0.36 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इंटरपोलेशन लगाते हैं, ये फार्मूला है इंटरपोलेशन का ये फार्मूला है। अब जो टाउसी की वैल्यू होगी उसको हम लोग y1 y2 मानेंगे, और यहाँ y1 y2 ये हो गया, y जो आएगा वो आपका टाउसी ही होगा, ठीक है, टाउसी, क्योंकि टाउसी ही निकालना है आपको। और यहाँ जो x1 है आपका परसेंटेज है, ये पहले जो आएगा उसको x1 पे जो वैल्यू आएगी वो y1 हो गई, x2 पे जो वैल्यू आएगी y2 हो गई। x क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज आपका कितना है, 0.16%। तो इस इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की ही वैल्यू टाउसी की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें क्या करना है आपको, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है k, जिसकी वैल्यू क्या निकलेगी, कोट से ही निकलेगी। जो फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए ओवरऑल डेप्थ का मतलब कैपिटल D, ओवरऑल डेप्थ आपकी कितनी आ रही है, 135 है, तो वो क्या है 150 और उससे लेस है, 150 से कम है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, k की, स्मॉल k की वैल्यू क्या होगी, 0.23 होगी। तो यहाँ देख लीजिए वही लिया गया है, k की वैल्यू 0.13 हो गया, क्योंकि d आपका इतना है। तो k इंटू टाउसी करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो टाउवी की जो वैल्यू है, टाउवी की वैल्यू कंपेयर करेंगे k इंटू टाउसी से, तो वो क्या होगी, कम है, तो इसका मतलब डिजाइन सेफ है, किसमें, शियर में, ठीक है। आपको डिजाइन चेक करनी रहती है कि सेफ है कि नहीं सेफ है। अब क्या करना है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। तो आपको मालूम है 50% का कर्टेलमेंट हुआ है, क्योंकि आप एरिया रिड्यूस किए हो 50% स्टील बार का, तो उसका मूवमेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट कैसे कम होगा, क्योंकि एरिया आप 50% रिड्यूस किए हो, तो AST की जो वैल्यू है क्या होगी, पहले जितनी थी उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ FY की वैल्यू रख दीजिए, AST आपका आधा रखा जाएगा, D की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी वही, 1 माइनस AST की जो वैल्यू है वो है B इंटू D, ठीक है, FY/FC हो गया। तो ये आ गया आपका M1 की वैल्यू, क्योंकि आपको मालूम है सिंपली सपोर्टेड है, तो उसके लिए फार्मूला आपका ये वाला यूज होना है। तो अभी चीज़ें निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं। तो LD भी निकाल लीजिए, 0.87 FY 5 इंटू 4 टाउ BD, ठीक है। तो 0.87 इंटू 415 इंटू 8/4 इंटू 1.92,
टाउ बी डी की वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं, कोड से ही निकालते हैं इसको भी, ठीक है, कोड से ही निकालते हैं। लेकिन आपके कोड में समस्या है कुछ, उसको हम बता रहे हैं। हाँ, ये कोड दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए यहाँ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये जो टाउ बी डी है आपका, टाउ बी डी है वो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ही होता है। उसका अलग अलग कंक्रीट के ग्रेड के लिए अलग अलग वैल्यू दी गई है। तो ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्ट्रेस मेथड फॉर प्लेन बार, ये आपका माइल्ड स्टील के लिए दिया हुआ है। ये टेबल जो दी गई है वो माइल्ड स्टील के लिए दिया गया है। तो इसमें M20 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1.2 है। लेकिन हमारा यूज क्या हो रहा है, Fe 415 यूज हो रहा है। तो 415 ग्रेड के लिए नीचे लिखा भी है, फॉर ए डिफॉर्म बार दीज वैल्यूज़ आर इंक्रीज बाई 60%। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 60% इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, Fe 415 यूज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1.2 को 2 का 60% इंक्रीज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1.92 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यही इतनी दिक्कत है। आप लोग को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक। तो LD आपका आ गया, डेवलपमेंट लेंथ आपकी इतनी आ गई है। और यहाँ क्या है, फार्मूला आपका यही होता है कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम यूज हो स्लैब यूज हो रही है। स्लैब आपकी LD विच इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1.3 M1/V प्लस L0, ठीक है। इसमें 30% इंक्रीज होता है सिंपली सपोर्टेड में। तो M1 हम निकाल लिए हैं, V आपको मालूम है, पहले भी V निकाले, LD निकाले हैं, L0 बचा है। तो L0 क्या होता है, L0 आपका जैसे ये आपका हो गया सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हो गया। यहाँ तक आपकी क्या हुआ है, यहाँ तक अगर स्टील बार आई है, ठीक है, तो ये आपका 120 हमने माना है, ये बियरिंग है, दीवार की थिकनेस हो गई, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल हो गई, ये दोनों चीज़ें। और आपका जो बार है वो यहाँ तक आया है, ठीक, जो बार है आपका वो बार आपका आया यहाँ तक, ठीक। इसके बाद जो डिस्टेंस बची है उसको हम लोग कहते हैं कवर, ठीक है, उसको कवर कहते हैं। वो कितना है, 15 mm दिया गया है। कवर आपका कितना है, 15 mm। तो इसका मतलब इसके सेंटर पे कितना होगा, ये 120 है टोटल, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जितनी डिस्टेंस बची है, ये जितनी भी डिस्टेंस बची है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को L0 कहते हैं। L0 निकालेंगे कैसे, ये टोटल क्या है 120 है, तो इसको आधा आधा करोगे तो 60 हो जाएगा। तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा, तो 60 ये पूरा हो गया। और कवर हमारा क्या है 15 है, तो 60 - 15 हो जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो L0 आप लोग का ये हो गया LD। और खैर इसमें अगर आपको बियरिंग नहीं दिया रहता है, आप लोग बियरिंग अगर नहीं निकालना चाहते हो, तो D और 12/5 L0 की वैल्यू जो D और 12/5 से हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों में जो वैल्यू आपकी मोर होती है वही लिया जाता है, ठीक। फिर क्या है, कंपेयर करिए, देख लें इसकी वैल्यू कम है इससे, ठीक है, वही यहाँ नोटेशन भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब डिजाइन इज सेफ फॉर डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो अब हमारा आता है, ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक। तो लेंथ वाइज हम लोग देख रहे हैं, अभी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक। तो शॉर्टर वॉल के पैरेलल हमारा जो रेनफोर्समेंट दिया गया है वो क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक। और इसके जो परपेंडिकुलर है, ये रेड से जो दिखाया गया वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया है, ये नीला वाला जो है वो आपका मेन है, और ये आपका कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर अब क्या करेंगे, इधर से अगर देखा जाए तो आपका जो ये मेन रेनफोर्समेंट है वो इसके पैरेलल है, तो आपको एक सीधी लाइन दिखेगी। इधर से अगर देखोगे, इस तरह कोई चीज़ रखी है तो आप इधर से देखोगे तो एक लाइन दिखेगी। लेकिन ये जो रेड से दिखाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हैं वो ऐसे रखे हुए हैं, और वो क्या है कि आपका इसके ऊपर रखा गया है। ये जो नीचे नीला सा है, फिर ये रेड से है, ठीक। तो आपका जो आप देखोगे इधर से, तो पहले जो ब्लैक वाली स्केच पेन रखी है वो दिखेगी आपको, तो ये नीचे एक नीली वाली लाइन दिखेगी। उस ऊपर जो है क्या है कि पेंसिल है वो रेड कलर से डोनेट हो रही है, तो ये क्या है कि इस बार के ऊपर दिखेगी।
तो इसीलिए क्या हुआ है, तो इसको नीचे बनाया गया, इसके ऊपर ये बनाया गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए, ये क्या हो गए, इधर के मेन रेनफोर्समेंट बार हो गया। इधर से देखते हैं इसको, इधर से देखेंगे तो क्या है कि मेन रेनफोर्समेंट आपका नीचे ही है, ऐसे मेन रेनफोर्समेंट तो ऐसे ही लगाया गया है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे लगाए गए हैं, ठीक है। तो मेन आपका क्या हो गया, नीचे दिख रहा है ऐसे, क्योंकि इधर से देख रहे हो तो इसका जो डायमीटर होगा वही दिखेगा आपको, और ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं उसके लिए क्या होगी, एक सिंपल एक लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। वही चीज़ें दिखाई गया। इसकी स्पेसिंग और डायग्राम बहुत ज़रूरी है, इसको देख लीजिएगा। स्पेसिंग यहाँ लिखा जाता है, डायमीटर कितना है, स्पेसिंग कितनी है। ये आपका 120 mm है, बियरिंग आपको मालूम है, ठीक है। और ये कर्टेलमेंट वगैरह दिखाया गया है, यहाँ से देख लीजिएगा इसको। और कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, पूछ सकते हो कुछ चीज़ें, ठीक। थैंक यू।